द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के लिए सरकारी पहले कौन-कौन सी मौजूद हैं वर्तमान में, इसको देखना ज़रूरी है क्योंकि अभी लगातार देश भर में कई घटनाएँ सुनने को मिल गई। कलकत्ता का मामला हो या महाराष्ट्र का मामला हो, तो रोज़ के रोज़ इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, उसके पीछे भी कुछ कारण हैं और कुछ कानून में कमियाँ कम हैं और देर से जो न्याय मिल रहा है, वो ज़्यादा कारण है। कानून का जहाँ तक सवाल है तो उसमें आप देखें कि सबसे पहले जो निर्भया का मामला हुआ 2012 में सबसे भयानक, उसके बाद एक कानून बनाया गया जिसको आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 जिसका नाम है। इस अधिनियम ने यौन अपराध के लिए कठोर दंड की शुरुआत की, जिसमें नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए मृत्यु दंड को शामिल किया गया। इसने बलात्कार की परिभाषा का विस्तार किया और मुकदमे में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का प्रावधान पेश किया गया। फिर 2018 में उसमें और सुधार किया गया कि 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ बलात्कार करने पर मृत्यु दंड सहित और भी कठोर दंड का प्रावधान किया गया। उससे पहले 2012 में यौन अपराध से बच्चों को संरक्षण अधिनियम चल रहा था, जिसको पॉक्सो एक्ट कहा जाता है। यह अधिनियम बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें अपराधी के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। 2013 में ही एक और कानून आया था, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम। यह अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और उससे निपटने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करता है, जिसके तहत नियोक्ताओं को आंतरिक शिकायत समितियां स्थापित करने की आवश्यकता होती है। ये मामला था उसी समय का जब कई जगह जो खास करके कॉल सेंटर से जो लौटती थी या कॉल सेंटर में भी ढेरों प्रकार की घटनाएं सुनने को मिल रही थी उस टाइम, तब यह कानून लाया गया था। कार्यस्थल पर सबसे ज़्यादा वहाँ इसी ढंग की चीज़ें सुनने को मिल रही थी। उसके अलावा भी कई जगह ऑफिसों में जो भी कार्यस्थल हैं वहाँ इस ढंग की चीज़ें सुनने को मिलती थी, तब यह कानून लाया गया था उस टाइम। इसके बाद निर्भया फंड भी बनाया गया, जिसमें सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्भया फंड की स्थापना की थी उसी टाइम। तो ये सारी घटनाएं निर्भया के बाद की हैं। फास्ट ट्रैक अदालतों की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अन्य जघन्य अपराधों में तेजी लाने के लिए विशेष अदालत स्थापित किए गए, जिसमें उसी को फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं। लेकिन ये भी वर्तमान में बहुत कम देखने को मिल रही है। कानून जरूर बना दिया गया है क्योंकि कई ऐसे अपराध देखने को मिले, चाहे नोएडा का मामला हो या दिल्ली का मामला हो, उसके बाद भी कई मामले आए, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट उस ढंग के कार्य करते दिखे नहीं। महिला और बाल विकास मंत्रालय भी कुछ उपाय की हैं, जिसमें सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस मंत्रालय को और मजबूत किया है। इन सारे प्रयास के बावजूद जो कानून पर्याप्त निवारक का रूप काम नहीं कर पाए हैं, इसका आंशिक कारण यह है कि अकेले बलात्कार कानून पुरुषों की मानसिकता या व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते। कारण क्या है कि भारत जो है ये शुरुआत से ही पुरुषवादी समाज रहा है और पुरुषवादी समाज होने के कारण पुरुषों के दिमाग में, पुरुषों के विचारों में ये बात लगातार बनी रहती है कि महिलाओं पे अधिकार जमाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस ढंग के विचारधारा वाले समाज में अधिकतम लोग दिखाई देते हैं। उसी का परिणाम है कि ये जो अपराधी होते हैं, जैसे कलकत्ता का भी मामला आप देखें तो जो अपराधी है संजय रॉय, वो 4 शादियां हो चुकी उसकी और चारों शादियों में वही पुरुषवादी जो भी कार्य हैं, यानी कि महिलाओं को प्रताड़ित करना, पत्नी को प्रताड़ित करना, मारपीट और घरेलू हिंसा, और यहाँ तक कि एक पत्नी प्रेगनेंसी के दौरान भी मर चुकी है। और ये सारी घटनाएं होने के बावजूद उसे कोई सजा नहीं मिली और वो खुला घूम रहा था। तो ये भी एक कारण है। और अगर उसे पहले अपराध में सजा मिली होती या दूसरे अपराध में सजा मिली होती तो ये कांड आज जो हो गया, ये जो इतना बड़ा अपराध उसने कर दिया, वो शायद ना होता। एक कारण ये भी है उसमें। और इसी ढंग की मानसिकता समाज में बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जा रही है, नहीं तो देश भर में इस ढंग की चीज़ें सुनने को नहीं मिलती। आंध्र प्रदेश में भी एक मुद्दा मिला था जिसमें पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया था, उसी समय निर्भया के बाद की घटना है वो। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर भारत में ही ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, पूरे देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में। मणिपुर भी इसका उदाहरण है। मणिपुर में जो वीडियो लीक हुए थे उसमें एक महिला को नग्न करके वहाँ परेड करा रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। तो ये पूरे देश की समस्या है और पुरुषवादी समाज की एक घिनौनी तस्वीर पेश करती है। व्यापक मुद्दा जो है वो महिलाओं के खिलाफ अन्य जघन्य अपराधों से संबंधित कानून की ढिलाई में निहित है,
पर भी तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता बनी हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 में आई थी, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि को बताया गया था। ये 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 4% की वृद्धि पर प्रकाश डाला गया था और यह बताया गया कि 2021 में 4,28,278 जो मामले थे वो 2022 में बढ़कर 4,45,256 हो गए। प्रति लाख महिला जनसंख्या पर अपराध की जो दर है वो भी बढ़ रही है। 2021 में जो 64.5% था वो बढ़कर 2022 में 66.4% हो गई है। तो ये प्रति लाख महिलाओं पर है। और महिलाओं के विरुद्ध जो सबसे अधिक प्रचलित अपराध हैं उसमें पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, इस श्रेणी के जो अपराध हैं वो 31.4% हिस्सा उसका बनता है। महिलाओं के अपहरण और व्यभिचार जैसे मामले हैं तो ये 19.2% हिस्सा है। महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से जो हमला किया जाता है उसका परसेंटेज 18.7% है और बलात्कार का जो मामला है ये कुल अपराध में 7.1% है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया था। और पहले से जो अपराध चल रहे हैं, जो भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, पुराना जो रिकॉर्ड है पहले से अपराध, जिसमें दहेज एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो कहें कि जब से दहेज है तब से ये चीज़ें आ गई हैं। इसमें आंकड़े बताते हैं कि 2022 में भारत में 6,516 दहेज हत्याएं दर्ज की गई, जो हर 90 मिनट में एक पीड़ित के बराबर है। दहेज में मृत्यु के मामले जब देखे जाएं तो उसमें निपटाए गए 3,449 मामलों में से 64% बिना सुनवाई के सुलझा लिए गए और केवल 35% मामले में ही दोष सिद्धि हुई है। दहेज हत्या के मामलों में दोष सिद्धि की दर कम है क्योंकि यहाँ ब्लड मनी की आम प्रथा है, जिसमें आरोपी पीड़ित के परिवार को पैसा देता है। यानी कि जैसे दहेज हत्या हो गई है तो जो पीड़िता है उस पीड़िता के परिवार वाले और पीड़िता पैसे लेकर के दोनों में समझौते हो जाते हैं और जो आरोपी है वो पैसा दे देता है और वो एक बड़ी रकम होती है, उसी पे ज़्यादातर समझौते हो जाते हैं दोनों पक्ष में। उसी पैसे को ब्लड मनी कहा जाता है। इस तरह के समझौते को अक्सर पुलिस और अदालत दोनों द्वारा अनुमति दी जाती है, जिससे न्याय जो है वो कमज़ोर होता है। यानी कि अपराधी अपराध करके अगर वो संपत्ति वाला है तो वो इसी ढंग के अपराध फिर दोबारा करने के लिए प्रेरित होता है इससे, क्योंकि उसके पास पैसा है। इस वजह से वो अपराध करेगा और पहले से तैयार रहेगा कि पैसा दे करके मामला सुलझा लेंगे। घरेलू हिंसा के लिए कानून में 3 साल के कैद की सजा का प्रावधान है, जिससे पुलिस के लिए आरोपी को गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाता है। परिणाम यह होता है कि पीड़ित को अक्सर यह पता चलता है कि अपराधियों को उसी दिन रिहा कर दिया गया, क्योंकि 7 वर्ष से कम कारावास वाले अपराध के लिए जेल नहीं जमानत का कानूनी सिद्धांत का हवाला दिया जाता है। यानी कि वो जमानत पे रहते हुए केस लड़ सकता है, जेल जो है वो अंतिम विकल्प। इससे घरेलू हिंसा की गंभीरता कम हो जाती है और पीड़ित जो है वो कानूनी सहायता लेने से हतोत्साहित होता है। यानी कि वो इसी वजह से कानून या कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जमानत पे घूमता रहता है इस वजह से। तो कलकत्ता के मामले में जो समस्या उजागर करता है कि आरोपी की पत्नी पर हमला करने का इतिहास रहा जी, और उसमें गर्भावस्था के दौरान भी है, जिसमें शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को निपटाने में जो प्रणाली है उसकी विफलता को दर्शाता है। तो ये सब कारण हैं और कानून बने हैं, केवल कानून के लागू करने के जो प्रावधान है उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे जो आरोपी हैं, जो इस ढंग के अपराधी हैं, उनमें डर नहीं आ पा रहा है। और कानून जो होते हैं, जो सज़ा के जो प्रावधान होते हैं वो डर के लिए होते हैं, और अगर अपराधियों में डर नहीं है तो वो दोबारा अपराध करता ही है। और इसी ढंग का मामला है कलकत्ता का, और इसी ढंग का मामला आगे चलकर जो अभी हाल में सुनने को मिला महाराष्ट्र का, उसमें भी संभावना इसी की है। और महाराष्ट्र का मामला बहुत ही जघन्यतम है, बहुत ही भयानक। तो ये था आज का वीडियो। इसी ढंग के अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।